तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन के खिलाफ उइगर मुसलमानों ने यूनाइटेड नेशन में जीता केस। यूएन में केस जीतने के बाद यूएन ने चीन से उइगर मुसलमानों को रिहा करने का दिया आदेश। चीन को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात के बाद चुनाव आयोग ने गोदी मीडिया को दिल्ली में दिया बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर दिल्ली में लगाई रोक, आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इंदौर पहुंचते ही राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को उज्जैन में पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सचिन पायलट गद्दार है, नहीं बनाया जा सकता राजस्थान का सीएम, अशोक गहलोत ने बोला है बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेलंगाना में गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी नेता को होगी जेल। बीजेपी नेता वीएल संतोष को तेलंगाना पुलिस ने बनाया आरोपी, टीआरएस के विधायक खरीदने का है आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद डीसीडब्ल्यू ने इमाम को जारी किया नोटिस, मांगा है जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उइगर मुसलमानों की यूएन में हुई बड़ी जीत। यूएन ने चीन से उइगर मुसलमानों को रिहा करने का किया आग्रह। जब दोस्तों आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों की यूएन में चीन को लेकर बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने चीन से अपने सिंजियांग क्षेत्र में हिरासत में रखे गए उइगर मुसलमानों को रिहा करने का आग्रह किया है। साथ ही ये सिफारिश भी की है कि वह पीड़ितों को उपाय और क्षतिपूर्ति प्रदान करे। समिति के बयान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन को बड़ा झटका लगा है और मानव अधिकार प्रमुख की एक रिपोर्ट के बाद सुधारों को लागू करने का दबाव भी चीन पर बढ़ गया है, जिसमें कहा गया है कि उइगर और अन्य मुसलमानों के साथ इसका दुर्व्यवहार मानवता के खिलाफ अपराध हो सकता है। आधिकारिक समूहों ने बीजिंग पर मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है, जिनकी संख्या सिंजियांग में 10 लाख हैगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। लगातार यूएन मुसलमानों के समर्थन में फैसला सुना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर गोदी मीडिया को लगा बड़ा झटका। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, टीवी चैनलों के लिए जारी किया निर्देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अब दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर गोदी मीडिया को बड़ा झटका चुनाव आयोग ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है और इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एमसीडी चुनाव में 4 दिसंबर को वोटिंग के बाद प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया दोनों में एग्जिट पोल जारी नहीं किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। आगे कहा गया है कि 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे के बीच की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम के चुनाव से संबंधित किसी भी एग्जिट पोल का संचालन कोई भी न्यूज चैनल ना करे। अगर कोई न्यूज चैनल करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके चैनल को बैन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की गोदी मीडिया को हिमाचल और गुजरात के बाद अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस लगातार सभी चैनल बीजेपी की जीत एमसीडी चुनाव गुजरात हिमाचल प्रदेश सभी में दिखा रहे हैं और इसी को लेकर ये बड़ा झटका चुनाव आयोग से लगा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के इंदौर पहुंचते ही बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने उज्जैन से किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दया उर्फ प्यारे उर्फ नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। आरोपी को गुरुवार को उज्जैन जिले के नागदा इलाके से गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी ने राहुल गांधी को कथित तौर पर एक पत्र लिखा था, जिसमें धमकी दी थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब इंदौर पहुंचेगी तो राहुल गांधी को बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कम से कम 200 सीसीटीवी चेक किए और आधा दर्जन शहर के होटलों और लॉज और रेलवे स्टेशनों पर छापेमारी की, जिसके बाद ये व्यक्ति पकड़ा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद डीसीडब्ल्यू ने इमाम को जारी किया नोटिस, कहा यह है गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जामा मस्जिद प्रशासन ने आदेश जारी कर मस्जिद में अकेले या लड़कियों के समूह के प्रवेश पर रोक लगा दी। जामा मस्जिद प्रशासन ने मस्जिद के बाहर साइन बोर्ड लगाए, जिन पर हिंदी में लिखा कि मस्जिद में एक लड़की या अकेले लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मस्जिद के 3 प्रवेश द्वारों में से प्रत्येक के बाहर साइन बोर्ड लगाए गए। हालांकि मस्जिद में शादीशुदा जोड़ों या परिवार के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। एक अन्य साइन बोर्ड पर लिखा है कि जामा मस्जिद में संगीत के साथ वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर डीसीडब्ल्यू ने कहा है कि आज शाही इमाम ने ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर ये बोर्ड लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये तालिबान आदेश है। भारत में रहकर इस तरह के आदेश को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो CWC ने इमाम को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा। अब देखते हैं इमाम क्या जवाब इस मामले पर देते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों कि लड़कियों को मस्जिद में जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आरएसएस ने दी चुनौती, जुलूस और रैली निकालने की थी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में 50 जगहों पर रैली निकालने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को आरएसएस ने हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि आरएसएस को रूट मार्च और बैठक परिसर या स्टेडियम में आयोजन की अनुमति दे देनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट में इस फैसले को सुब्रमण्यम ने चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में राज्य सरकार के अधिकारियों को सजा देने की मांग की है। इन अधिकारियों में राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त और कोरत्तूर पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि आरएसएस को 2 अक्टूबर को रूट मार्च की अनुमति देने वाले आदेश का पालन नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में आरएसएस ने 50 जगहों पर रैली निकालने की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने इसकी अनुमति भी दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अनुमति पर रोक लगा दी थी और कहा था कि आरएसएस रैली निकालकर दंगे कर सकता है, इसलिए किसी भी कीमत पर आरएसएस को अनुमति नहीं देनी चाहिए। और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह अनुमति दी हुई थी जो पुलिस द्वारा, वो सारी खारिज कर दी और आरएसएस की रैलियों पर बैन लगा दिया। लेकिन आरएसएस इस फैसले से नाराज हो गया और आरएसएस मद्रास हाई कोर्ट की उच्च बेंच के पास पहुंच गया और उच्च बेंच ने अब मामले की सुनवाई की। अब देखते हैं फैसला क्या सुनाया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सचिन पायलट ने की गद्दारी, नहीं बनाया जा सकता राजस्थान का सीएम, अशोक गहलोत का बड़ा हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें गद्दार कहा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिश की थी, इसलिए उन्हें किसी भी सूरत में राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अशोक गहलोत के इस हमले से कांग्रेस की राजस्थान इकाई में आंतरिक कला और बढ़ती नजर आ रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में आने वाली है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पैदल चलने वाले पायलट ने अशोक गहलोत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ विधायक गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में 1 महीने से अधिक समय तक ठहरे हुए थे, तब इस बगावत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी भूमिका थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मदरसों में अब ड्रेस कोड होगा लागू, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी पढ़ाएगी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार द्वारा कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें मदरसों में यूनिफॉर्म से लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों का कायाकल्प करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले सत्र से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा और सभी मदरसों में एनसीईआरटी किताबें भी लागू होंगी। उन्होंने आगे कहा कि मदरसों को भी आधुनिक स्कूलों की तर्ज पर चलाने की तैयारी है। इसके लिए पहले चरण में 7 मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें 2 देहरादून, 2 उधम सिंह नगर, 2 हरिद्वार और 1 नैनीताल का मदरसा शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के सीनियर नेता वीएल संतोष को तेलंगाना पुलिस ने बनाया आरोपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना विधायक की खरीद फरोख्त मामले में विशेष जांच दल ने भारतीय जनता पार्टी नेता सहित 3 अन्य को आरोपी बनाया है। एसआईटी ने टीआरएस के 4 विधायकों को कथित तौर पर अपने पक्ष में ले जाने का आरोप लगाया। गुरुवार को पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वीएल संतोष को दूसरा नोटिस भी जारी किया, जो अभी तक उनके सामने पेश नहीं हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ताजा नोटिस में वीएल संतोष पूछताछ के लिए 26 नवंबर या 28 नवंबर को एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए बोला था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें ही पुलिस ने आरोपी बना लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मलेशिया के चुनाव में अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के प्रधानमंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि मलेशिया में चुनाव के बाद कई दिनों से चले गतिरोध के बाद दिग्गज विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वह देश के 10वें पीएम बने हैं। इसके साथ ही देश में कई दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक भी फिलहाल खत्म होती दिख रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अनवर किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार को हुए आम चुनावों में एक अभूतपूर्व त्रिशंकु संसद बन गई थी, जिसमें 2 मुख्य गठबंधनों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। एक गुट अनवर के नेतृत्व में और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन का था। बता दें कि मलेशिया के किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह के पास प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने की पावर होती है। हालांकि इसके लिए बहुमत साबित करना भी जरूरी है। अनवर काफी समय से इंडोनेशिया में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। 20 नवंबर को हुए उपचुनाव में अनवर इब्राहिम के समर्थन में वाले गठबंधन तख्तान हारापात ने सबसे ज्यादा 82 सीटें जीती थी और इसी को देखते हुए इनको मलेशिया के जो राजा है उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज अपना साथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है।
आजम खान साहब को जिस पर बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है।